नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे समुद्रगुप्त महान की आर्यावर्त अभियान की। देखा जाए, जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन का त्याग कर देते हैं, राजपाट का त्याग कर देते हैं, उसके बाद जो मगध साम्राज्य था धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ने लगता था। जो मगध साम्राज्य था धीरे धीरे क्षेत्रीय राज्यों में परिवर्तन होने लगता है। उसके बाद जब गुप्त साम्राज्य आता है, गुप्त साम्राज्य में जो समुद्रगुप्त महान होते हैं, कई सालों के बाद गुप्त साम्राज्य आता है। करीबन 600 साल के बाद जब गुप्त साम्राज्य आता है तो उसमें समुद्रगुप्त महान का योगदान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो समुद्रगुप्त महान थे, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त महान शासन करते हैं, जिनका शासनकाल 350 से लेकर 375 ईस्वी तक चलता है। तो समुद्रगुप्त महान का जो आर्यावर्त अभियान है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक, पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल से लेकर हिमालय तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। यह मनुस्मृति कहता है। अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, आप लोग इसे पहले देख लीजिए, फिर आर्यावर्त पर हम लोग चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति के 13वीं और 14वीं पंक्ति में आर्यावर्त के प्रथम अभियान का उल्लेख मिलता है। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके 13वीं और 14वीं पंक्ति में आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है और प्रयाग प्रशस्ति के 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के द्वितीय अभियान का उल्लेख मिलता है। जब समुद्रगुप्त आर्यावर्त के द्वितीय अभियान में जाते हैं तब उसका उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति के 21वीं पंक्ति पर। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में जाते समय जो आर्यावर्त का क्षेत्र था उसमें नागवंश का शासक जो था अच्युत को पहले वो युद्ध में पराजित करते हैं समुद्रगुप्त, जो कि अहिच्छत्र में उनका शासनकाल था। किसका? अच्युत का। नागवंश का राजा था, अहिच्छत्र में शासन करता था। अगर हम बात करें नागसेन, आर्यावर्त अभियान में जब जाते हैं तो नागसेन यह नागवंशी शासक था जो पद्मावती का शासक था। आधुनिक ग्वालियर जो पद्मावती है वर्तमान में ग्वालियर में आता है। तो नागसेन नागवंशी शासक था, पद्मावती का शासक था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। तो जो कोतकुलुंज था, कोतकुलुंज का उल्लेख ज्यादातर तो नहीं मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है उसमें दिल्ली और पूर्वी पंजाब से कोत के सिक्के प्राप्त हुए हैं, कोत के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और साथ में इसका संबंध बुलंद शहर से भी था, इसका संबंध बुलंद शहर से भी था। और गणपति नाग यह मथुरा का शासक था। जो गणपति नाग था वह मथुरा का शासक था। चौथा शासक गणपति नाग था जो कि मथुरा का शासक था। अच्युत, नागसेन, कोतकुलंज और गणपति नाग ये आर्यावर्त के जब प्रथम अभियान में समुद्रगुप्त जाते हैं तो 4 शासकों को युद्ध में पराजित करते हैं। इसके बाद आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध होता है। जब समुद्रगुप्त महान जब दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं, दक्षिण के राजाओं को युद्ध भूमि में पराजित करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, जो इनके अधीन थे, समुद्रगुप्त के अधीन थे, वह धीरे धीरे वो राज्य स्वतंत्र होने की कगार में आ जाते हैं, अपने को स्वतंत्रता घोषित कर लेते हैं आर्यावर्त के चारों राज्य। जब समुद्रगुप्त दक्षिण की ओर से लौट कर आते हैं तो द्वितीय अभियान फिर से करते हैं आर्यावर्त, जो कि आर्यावर्त का द्वितीय अभियान कहलाता है, जो प्रयाग प्रशस्ति के 21वीं पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है। तब अब हम आगे बात कर लेते हैं आर्यावर्त का जब द्वितीय अभियान होता है तो रुद्रदेव, जो रुद्रदेव थे पहले शासक जो कि कौशाम्बी के शासक थे, और फिर मातिल थे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, इनका उल्लेख मिलता है। यहाँ के आसपास में ये शासन करते थे मातिल। इसके बाद नागदत्त, इनके सिक्के मथुरा से मिले हैं, इनका ज्यादातर तो उल्लेख नहीं मिलता है आखिर ये कहाँ पे शासन करते थे, लेकिन मथुरा से इसके सिक्के मिले हैं नागदत्त के। जो चौथा शासक होता है आर्यावर्त के द्वितीय अभियान में चंद्रवर्मा का उल्लेख सुसुनिया अभिलेख मिलता है। सुसुनिया अभिलेख में चंद्रवर्मा का उल्लेख मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं जो पांचवा शासक था गणपति नाग। यह गंगा यमुना दोआब का शासक था, जो कि जो गणपति नाग था जो अपना स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र हो गया था, जो समुद्रगुप्त का अधीनता त्याग दिया था, वो स्वतंत्र हो जाता है गणपति नाग। उसको जाके दोबारा युद्ध में पराजित करते हैं समुद्रगुप्त महान। तो गणपति नाग मथुरा का शासक था। उसके बाद नागसेन भी अपना अधीनता त्याग देता है, तो यह नागवंशी शासक था नागसेन। साथ में अच्युत यह नागवंशी शासक था।
वह भी अधीनता को त्याग लेता है। और नंदी यह नागवंशी शासक था, और बलवर्मा यह भी संभवतः नागवंशी शासक माना जाता है। तो द्वितीय अभियान में, आर्यवर्त के द्वितीय अभियान में समुद्रगुप्त 9 शासकों को युद्ध में पराजित करते हैं। और उसके बाद जो पहला युद्ध होता है, सॉरी मतलब प्रथम युद्ध होता है, उसमें 4 शासकों को युद्ध में पराजित करते हैं। जो 4 थे वह अपना अधीनता को त्याग दिए थे, उनको दोबारा जाकर समुद्रगुप्त युद्ध में पराजित करते हैं और फिर से समुद्रगुप्त की अधीनता वह स्वीकार कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं दोस्तों, पहले अभियान में समुद्रगुप्त 4 शासकों को युद्ध में पराजित किए थे, और उसके बाद समुद्रगुप्त आर्यवर्त के द्वितीय अभियान में 9 शासकों को युद्ध में पराजित करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आर्यवर्त का अभियान है जो पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल से लेकर हिमालय तक का क्षेत्र आर्यवर्त कहलाता है, मनुस्मृति कहता है। और साथ में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्रयाग प्रशस्ति के 13वीं और 14वीं पंक्ति में आर्यवर्त का प्रथम अभियान का उल्लेख मिलता है, और साथ ही प्रयाग प्रशस्ति के 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के द्वितीय अभियान का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगले दिन हम आपको बताएंगे दक्षिण अभियान में कितने शासकों को समुद्रगुप्त महान ने युद्ध में पराजित किया था, और ये इनकी उपाधि है, पराक्रमांक इनकी उपाधि मानी जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।